नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है बिग ब्रेकिंग का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। शीतलहर ने सताया में आपको बताते चले कि उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। लोग शीतलहर से परेशान हैं। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग घरों में दुबके हुए हैं। वहीं कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। कई इलाकों में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। आप राजस्थान के 6 जिलों की तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई जिलों में बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये 6 जिले हैं अलवर, जैसलमेर, झुंझुनू, धौलपुर, करौली और टोंक, जहां पर भारी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में भारी गिरावट के बाद मौसम और ज्यादा ठंडा हो चुका है, जिस वजह से अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पहली तस्वीर अलवर की है। रोड की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक धुंध फॉग की छाई हुई है। दूसरी तस्वीर जैसलमेर की है। जैसलमेर का वो आपको किला दिखा रहे हैं, वो समुद्र दिखा रहे हैं। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी कम है। तीसरी तस्वीर झुंझुनू की है। झुंझुनू में अलाव तापते हुए लोग, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है। और साथ ही खेत में वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर पत्ते गोभी की फसल है और साथ ही सब्जी है, और उस पे भी देखिए कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ दिखाई पड़ रहा है। धौलपुर आ जाइए। धौलपुर में भी इसी तरह ही घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। हालांकि ये ठंडी का जो सितम है वो रबी की फसलों के लिए, सरसों की खेत दिख रही है, सरसों का फसल दिख रहा है, उनके लिए तो फायदेमंद है, लेकिन आम जीवन अस्त व्यस्त है। करौली में भी रोड की तस्वीर इक्का, कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ठंड के मौसम में लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी बचते हैं। इस बार ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है। टोंक में भी आ जाइए। रोड की तस्वीर, विजिबिलिटी हालांकि साफ है, लेकिन यहां पर भी जो टेंपरेचर है वो कम है। राजस्थान के 6 जिलों की आपने तस्वीरें देखी। अब आपको हम बिहार के ये 5 जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण ठंड और शीतलहर में ठिठुरते हुए रोज नजर आ रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा है कि ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो रही है। ट्रेन काफी देरी से चल रही है, देरी से पहुंच रही है। इस वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सिवान की यह तस्वीर आपको ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है दिखा रहे हैं। मुंगेर आ जाइए। मुंगेर में भी रोडों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। वहीं भागलपुर में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हाड़ कपाने वाली ठंड आपको दिख रही है। पटना में, लखीसराय में भी इस तरह की तस्वीर है। तो बिहार में भी भीषण ठंड और शीतलहर से ठिठुरते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पर 5 अलग अलग तस्वीरें हैं जो अलग अलग वानगी हैं ठंड की। चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो गाड़ियां की रफ्तार हो, या कम गाड़ियों का सिलसिला आने का सिलसिला हो, चाहे वो अलाव का सहारा लेने की कोशिश की जा रही हो, चाहे वो ट्रेन की धीमी रफ्तार हो। वहीं आ जाइए आप दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी के अंतिम जिले तक भीषण ठंड है। लोग बारिश के बाद शीतलहर के सितम से परेशान हैं। पूरा दिन गुजरने के बाद भी सूरज के दर्शन तक नहीं हो रहे हैं। नोएडा, मथुरा, गोंडा ये जिले हैं उत्तर प्रदेश के। नोएडा में भी भीषण ठंड, यहां पर भी टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में। मथुरा की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, और गोंडा के भी यही हालात नजर आ रहे हैं, जहां सूरज नहीं खिलता हुआ नजर आ रहा है। एनसीआर में ठंड का सितम जारी है, और आज साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बेहद बढ़ा हुआ है। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो वो 350 के पार दर्ज किया गया है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय हम 12-22 रोड पर मौजूद है। नोएडा की ये प्रमुख रोड है, यहाँ पर वाहनों का आवागमन ज्यादा रहता है, और आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से ठंड के चलते सुबह, क्योंकि आज विजिबिलिटी भी कम है, प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, लिहाजा तमाम जो गाड़ियां चल रही हैं वो हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स जलाकर चल रही हैं। और इसके अलावा कुछ लोग आग तापते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज शीतलहर चल रही है। आप तस्वीरें देखेंगे कि क्योंकि शीतलहर चलने से आज हवा बहुत तेज है और प्रदूषण भी है, ठंड भी है, गलन भी है, तो आज लोगों पर सितम ज्यादा है। लिहाजा सुबह से ही लोग जो है जगह जगह पर इस तरीके से अलाव जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है। लगातार गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से स्पीड लिमिट शुरुआत तौर पे तय कर दी गई थी, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है, साथ ही जागरूकता का भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि
प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, क्योंकि कई तमाम जगह से शिकायतें भी आई थी, लिहाजा वहां पर भी निरीक्षण किया और जुर्माने की कार्रवाई की है। फिलहाल आज तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो 8 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आज बारिश होने की संभावना है, लिहाजा ठंड आने वाले दिनों में बढ़ सकती है और गलन भी। और लगातार बुजुर्गों से और बच्चों से यही अपील की जा रही कि बेवजह घरों से ना निकले। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और बड़ी खबर करौली से आ रही है, जहां पर कड़ाके की ठंड से एक किसान की मौत का मामला सामने आया है। सिंचाई के लिए खेत पर यह किसान गया हुआ था, तभी खेत में अचेत अवस्था में मिला है। इस किसान का नाम है अतर सिंह जाटव। हिंडौन उपखंड के सनेट गांव का ये पूरा मामला है। फिर से बता रहे हैं, ठंड के प्रकोप से किसान की मौत का मामला सामने आया है। सिंचाई करने के लिए खेत पर गया था, लेकिन खेत में देखा गया अचेत अवस्था पे अतर सिंह जाटव पड़े थे और उसके बाद लोगों ने उठाया और फिर पता ये चला कि उस शख्स की मृत्यु हो गई है। हिंडौन उपखंड सनेट गांव का ये पूरा मामला है। कड़ाके की ठंड की वजह से एक किसान की मौत का मामला आपको बता रहे हैं। और अब बात हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, जहां पर तापमान में भारी गिरावट के चलते सिस्सू के पास नदी जम गई है। यहां पारा 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मैदान के साथ पहाड़ में भी लोगों का बुरा हाल है। -15 डिग्री सेल्सियस है, आपको बताते चले। हफ्ते गुजर जाने के बाद भी धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब पानी भी जमने लगा है। पानी जमने क्या, जो तस्वीरें अगर आप देख रहे हो लाहौल स्पीति की, हिमाचल प्रदेश की, तो पानी जमने नहीं, पानी बिल्कुल जम चुका है। दो तस्वीरें देखिए, एक तो लाहौल स्पीति की उस झील की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग नजारा देखने के लिए आते हैं, लेकिन उस झील में सफेद चादर छाई हुई है, बर्फ की वो सफेद चादर, क्योंकि -15 डिग्री सेल्सियस तापमान है वहां का। दूसरी तस्वीर आप बर्फ देख सकते हैं, आसपास जितने भी बर्फ हैं, रोडें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन पर भी बर्फ की एक चादर है, पहाड़ों पर बर्फ की चादर है। इसका मतलब कि ठंड प्रचंड है और पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से भारी गिरावट दर्ज की गई है तापमान में। और कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक आई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपको बताते चले, उसके द्वारा जारी एडवोकेट कमीशन के आदेश पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष ने अर्जी लगा दी है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए जाने में असमर्थता जाहिर करते हुए सुनवाई के लिए मथुरा, दिल्ली और लखनऊ का मांग को लेकर भी एक अर्जी लगाई है। इस दोनों अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि पर मसले पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते चले, टीले वाली मस्जिद विवाद से ये जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर 11 जनवरी को सर्वे पर फैसला आएगा। सर्वे की मांग वाली याचिका पर फैसला आना है। टीले वाली मस्जिद टिलेश्वर मंदिर पर यह फैसला होगा। तो टीले वाली मस्जिद या टिलेश्वर मंदिर पर यह फैसला होगा। इसमें भी मुस्लिम और हिंदू पक्ष में दोनों में विवाद है। टीले वाले को मुस्लिम पक्ष मस्जिद बताते हैं, टिलेश्वर को मंदिर बताते हैं। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी को इस सर्वे पर फैसला आएगा। सर्वे की मांग वाली याचिका पर यह फैसला आना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की यानी राजधानी की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अयोध्या अपने स्वर्णकार की ओर लौट रही है, लेकिन आपको पता है कि इसकी नींव आज से 30 साल पहले 1992 में पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले न्यूज़ 18 आप तक अयोध्या से हर जुड़ी छोटी और बड़ी खबर दिखा रहा है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं अयोध्या के 30 साल का सफर, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में। रिपोर्ट देखिए।
रोकने का तो सवाल ही संसार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। एक सफर अयोध्या का, जिसकी वर्तमान कहानी शुरू होती है आज से करीब 30 साल पहले। दिसंबर 1992। यही वो तारीख थी जिस दिन सही मायनों में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। विवादित ढांचा जो चंद मिनट पहले तक शान से खड़ा था, कार सेवकों ने पल भर में वहां का नक्शा बदल दिया। सभी गुंबद गायब थे और सामने थी समतल जमीन, जिसका सीधा संबंध निकाला गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक दिन पहले दिए गए बयान से। रोकने का तो सवाल ही नहीं। संसार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, आदरण किया जाएगा। उस वक्त तक विवादित स्थल पर 3 चीजें मौजूद थी। एक, बाबरी मस्जिद, दूसरा सीता की रसोई और तीसरा स्वयं रामलला विराजमान। लेकिन देखते ही देखते वो चीजें कहां गायब हो गईं, ये दुनिया देख रही थी, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। और देखते ही देखते अयोध्या की तस्वीर बदलने शुरू हो गई। आगे 2 रास्ते थे, एक अदालती फैसले का रास्ता और फैसले के इंतजार के बिना रामकाज में जुटे रहने का रास्ता। दिन बीते, साल बीते और फिर एक दिन दोनों रास्ते एक ही जगह पर आकर मिल गए। वो जगह अयोध्या है। फैसले के बाद शुरू हुआ राम मंदिर का निर्माण, जिसकी रफ्तार देख दुनिया भर के आर्किटेक्ट दंग थे। उन दृश्यों को वक्त में पिरोना आसान नहीं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अयोध्या और राम मंदिर के निर्माण का टाइम लैप्स। 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ तो दिन रात तस्वीर बदलती चली गई। पहले नींव, फिर पिलर, दीवारें, गुंबद, नक्काशी, तराशी और न जाने क्या क्या। देखते ही देखते अयोध्या में राम ध्वज लहराने लगा। अयोध्या प्रकृति के नवनिर्माण को देख रही थी। फिर सृजन और श्रृंगार के रास्ते पर अयोध्या बढ़ चली, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बन रही थी। इधर रामकाज तेजी से चल रहा था, उधर राम मंदिर की बीच बीच में तस्वीरें सामने आ रही थी, जिनसे साक्षात होकर हर अयोध्यावासी अभिभूत नजर आ रहा था। धूप, छांव, गर्मी, सर्दी, दिन रात ये सब बातें रामकाज के नाम पर बौनी नजर आने लगी, क्योंकि वर्षों का सपना साकार हो रहा था। प्रभु राम का धाम आकार ले रहा था। भला रामकाज पूरा किए बिना कोई विश्राम कैसे लेता? अतएव दिन रात काम चलता रहा और फिर सामने आई वो भव्य दिव्य तस्वीर जिसका सभी को इंतजार था। अयोध्या अब इंटरनेशनल हो चली थी। चमचमाती सड़कें, हाईटेक सुविधाएं, अत्याधुनिक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन इस अयोध्या को नई पहचान दे रहे थे। यानी सारी कायनात अब राम की नगरी को संवारने में जुटी थी। करीब 500 सालों का संघर्ष, 30 सालों का सर्वस्व और आदिकालीन पहचान अब पुनर्स्थापित हो चली थी। अब अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय अयोध्या आकार ले चुकी थी। सिर्फ अयोध्या ही नहीं सजाई जा रही थी,
मेरे राम का धाम भी संवर रहा था। नित्य नूतन तस्वीरें राम मंदिर से बाहर आ रही थी। लहराती पताका, राम नाम से गुंजायमान गलियां। आह, इसी स्वप्न के साकार होने का इंतजार तो हो रहा था, सदियों का इंतजार। अयोध्या में नए नए मार्ग, भक्ति पथ के निर्माण के साथ शहर का सौंदर्यीकरण भी तेजी से हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि पुरातन शहर की पहचान तो वही रही, लेकिन तस्वीर बदलती चली गई। आज अयोध्या आध्यात्म और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है, तो इसे भी रामकाज से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए। नव्य दिव्य अयोध्या के इतने रंग हैं कि कोई भी इन गलियों में भूल भटक जाए और राम में खोकर उन्हीं का गुणगान करता रह जाए। वैसे भी आदि अनादि तो वही है जहां लौटकर सबको जाना। अयोध्या के 30 सालों की कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अयोध्या में कल बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी की अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। तो कल अयोध्या में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है, जहां विनोद बंसल, विनोद तावड़े, सुनील बंसल और साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और संगठन महामंत्री BL संतोष, ये तीनों लोग बैठेंगे, पदाधिकारी भी बैठेंगे। बड़ी खबर और बड़ी बैठक ये बीजेपी की बताई जा रही है, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसका भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। तमाम VVIPs के जुटने की खबर भी है और भव्य तरीके से जब 500 साल के बाद आखिरकार अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा यानी कि रामलला विराजमान करेंगे और उसकी हर कोई बानगी बनना चाहता है, हर कोई सुसज्जित अपने नजरों से देखना चाहता है, हर कोई मौजूद रहना चाहता है और इसलिए ये बड़ी बैठक आयोजन की जा रही है, ताकि पूरा जो कार्यक्रम है वो भव्य तरीके से संपन्न हो जाए, किसी तरह की कोई भी विवाद ना पैदा हो। और देहरादून से भी बड़ी खबर आपको बताते चले, क्लोरीन गैस रिसाव से हड़कंप मच गया है। गैस रिसाव से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। NDRF और SDRF की टीम ने इलाकों को खाली करा दिया है। गैस रिसाव से लोगों की आंखों में जलन की खबर भी सामने आ रही है, जहां पर प्लॉट में सालों से रखे थे 5 सिलेंडर। अब गैस रिसाव कैसे हुआ वो आप समझ लीजिए। प्लॉट में खाली प्लॉट पड़ा था, वहां पर 5 सिलेंडर रखे हुए थे। 5 सिलेंडर से गैस रिसाव होना शुरू हुआ, उसके बाद से आसपास के इलाकों में फैल गया। जब गैस ज्यादा फैल गई, जब लोगों तक पहुंची ये गैस, तो उनके आंखों में जलन होने लगा, जिस वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर सूचित किया गया, NDRF और SDRF की टीम मौके पर पहुंची, इलाकों को खाली कराया गया और अब उस पर काम हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्लोरीन गैस रिसाव से ये भारी समस्या उत्पन्न हुई। देहरादून से ये खबर और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या का बदला लेने वाला गैंगस्टर अमित बवाना दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में कई अहम राज खोल रहा है। जी हां, न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर अमित बवाना गोल्डी बराड़ और जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से सीधे संपर्क में था। यानी लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही गैंग की कमान संभाल रहा है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अमित बवाना ने दिल्ली में फायरिंग की थी। गैंगस्टर अमित बवाना ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पूछताछ के दौरान बताया कि वो पिछले लंबे वक्त से लॉरेंस और गोल्डी बराड़ से सीधे संपर्क में था और किसी को टारगेट करना हो तो अमित हैंडल कर रहा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यही वो शख्स जिसको दिल्ली की स्पेशल सेल टीम ने गिरफ्तार किया था। और बड़ी खबर अमित बवाना की तरफ से आ रहा है, उसने साफ तौर पर कहा कि उसको ही जिम्मेदारी मिली थी, अहम जिम्मेदारियां उसको दी जाती थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अमित बवाना काम करता था, सीधे गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई से सीधे संपर्क में था। यानी कि अगर कोई काम उनको भारत में कराना है तो टारगेट अमित बवाना को बनाया जाता था, उसको पूरी प्लानिंग समझाई जाती थी और यहां पर प्लानिंग चार्ट करके उसको धरती पे उतारने का, मतलब किस धरातल पर उतारने का काम अमित बवाना के द्वारा किया जाता था।
और चूरू से भी बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। सरदार शहर में शर्मसार मानवता होती हुई नजर आई। युवक के साथ दो लोगों ने बेरहमी से मारपीट की है। युवक के साथ मारपीट का वीडियो भी अब वायरल होने लगा है। सुशील और देवाराम रामगढ़िया ने इस मारपीट को अंजाम दिया है। क्यों मारपीट किया है, ये सब कार्रवाई का विषय है। भरसक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके आधार पर ही अब पुलिस तलाश करेगी और सुशील और देवाराम रामगढ़िया को पुलिस पकड़े भी, और तब जाके पता चलेगा कि आखिर एक युवक को इतनी बुरी तरीके से क्यों पीटा जा रहा है, जहां पर मानवता शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। चूरू के सरदार शहर से ये तस्वीरें भी देखिए कितनी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, युवक के साथ बेरहमी से मारपीट आखिर क्यों की गई? तो बिल्कुल युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है और कोई रंजिश की बात है वो सामने आई कि किसी रंजिश को लेकर, और जो पड़ोसी है उसकी जो युवक है उसकी कोई पुरानी रंजिश थी और उसी रंजिश को लेकर और जो सुशील रामगढ़िया और देवाराम रामगढ़िया है उनके द्वारा इसके साथ मारपीट की जा रही है। सरदार शहर के वार्ड संख्या 12 का ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से इस युवक के साथ मारपीट की और बेरहमी से जो पीटा को की जा रही है। और जो अभी वायरल हुआ है, पुलिस कार्रवाई है वो यहाँ अभी नहीं हुई है। हालांकि ये वीडियो को पुलिस अधिकारियों और प्रशासन पहुंच चुका है कि तेजी से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मनोज, अभी इस वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई नहीं की है, आप ये बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी पुलिस के द्वारा इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि वीडियो वायरल हो रहा है और जो उसका नॉलेज हो जाना चाहिए। वीडियो तलाश करता है पर मारा गया है। और ये घटना इस मामले को ये घटना कब की है? घटना कब? ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जानकारी देने के लिए इस खबर पर। चूरू के सरदार शहर से ये तस्वीर देखिए, ये वायरल वीडियो है। एक शख्स है, एक महिला खड़ी है, 2 और 3 शख्स वहां पर आसपास उसके और खड़े हैं। एक शख्स टोपी पहनकर जैकेट पहने हुए आता है, बैठा रहता है शख्स, उसको ढकेलता अपने पैरों से, उसके चेहरे पर जूते पहने हुए उसके चेहरे पर पैर रखता है अपना, उसका हाथ घसीटता है, उसका हाथ मरोड़ता है, उसको कई दफा पैर से उसके पीठ पर मारता है। मतलब ये देखिए वहां पर जितने लोग खड़े हैं कोई उस शख्स को रोकने के लिए नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस वीडियो के आधार पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई तक नहीं की है। बूंदी से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से मकान ध्वस्त हो गया है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, घरेलू सामान मलबे में दब गया है। माधोराजपुरा ग्राम पंचखत के जखरूण गांव की ये पूरी घटना है। तो आकाशीय बिजली गिरने से मकान ध्वस्त हो गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, जान बची हुई है। मकान फिर से बनाया जा सकता है, सामान फिर से खरीदे जा सकते हैं। मकान के अंदर फिलहाल जो सामान था वो मलबे में दबता हुआ नजर आया है। बूंदी की तस्वीर आप भी देख सकते हैं। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मकान बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मकान के अंदर जो सामान, ये नवनिर्माण मतलब नवनिर्मित लग रहा है कि अभी बन ही रहा था तभी आकाशीय बिजली गिरी है। और मकान, ट्रैक्टर भी अंदर खड़ा हुआ है, वो भी मलबे में दबता हुआ नजर आ रहा है। तो जो सामान रखा था वो फिलहाल थोड़ा बहुत जो सामान दिख रहा है तस्वीर के जरिए वो दब गया है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप मचा है। हरमाड़ा थाना इलाके में गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से चलते मकान की दीवारें भी गिर गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, ये भी राहत की खबर है। जयपुर से ये बड़ी खबर तो है कि सिलेंडर फटने के चलते मकान की दीवार गिर गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि सिलेंडर फटने की वजह से ये मकान की दीवारें गिरी हैं। ये तस्वीरें देखिए अहम, जहां पर सिलेंडर फटा और मकान की एक दीवार वो गिर गई। फिलहाल इस दीवार की जद में, इसकी चपेट में कोई शख्स नहीं आया, ये अच्छी खबर है इसमें। लेकिन जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सिलेंडर फटने की वजह से मकान की दीवार गिर गई है। हरमाड़ा थाना इलाके में फटा है गैस सिलेंडर। सिलेंडर फटने से चलते गिरी है मकान की दीवारें, कोई जनहानि नहीं हुई है इसमें।
और मुख्यमंत्री भजन लाल आज मेवाड़ दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेवाड़ दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। दोपहर 12 बजे जयपुर से सीएम रवाना होंगे। 12:50 पर उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 1:15 पर उदयपुर के नाई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे और उसके बाद 2:30 बजे नाथद्वारा के बिलोता पहुंचेंगे सीएम। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का वहां पर भी अवलोकन करेंगे। फिर जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे 3:45 पर सीएम भजन लाल शर्मा। तो ताबड़तोड़ कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आपको दिखा रहा है। और रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बने रही न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।